वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आघूर्णों का व्यापक प्रमेय। तो थ्योरम स्टेटमेंट इसका, एक दृढ़ पिंड पर लगे कई समतलीय बलों का उनके समतल में स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्णों का बीजीय योग उसी बिंदु के सापेक्ष उनके परिणामी के आघूर्ण के बराबर होता है। जैसे हमने वेरिग्नन प्रमेय में किया था। वेरिग्नन प्रमेय में हमने देखा कि दो बलों के आघूर्णों का बीजीय योग उनके परिणामों के आघूर्ण के बराबर होता है। अब यहाँ अपने पास में क्या है, कई समतलीय बलों का। तो वेरिग्नन प्रमेय को काम में लेकर के हम दो से ज़्यादा बल अगर आपके पास में हों तो उनके लिए प्रूव करेंगे कि उन सबके आघूर्णों का योग उनके परिणामी के आघूर्ण के बराबर होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हम कुछ बल ले लेते हैं जो कि इस दृढ़ पिंड पर कार्यरत हैं। तो माना F1, F2, F3, इस प्रकार से बहुत सारे बल हैं, एक दृढ़ पिंड पर कार्यरत बल हैं। माना F1, F2, F3 एक दृढ़ पिंड पर कार्यरत बल हैं। ठीक है भाई, एक दृढ़ पिंड जिसके ऊपर कार्यरत बल है। इस प्रकार से F1 है, F2 है, F3 है। अब इनके परिणामी की बात कर लेते हैं एक बार तो हम लोग। तो माना कि इन सब का जो परिणामी है, इन सभी बलों का जो परिणामी है वो कैपिटल R है। तो माना F1, F2, F3 का परिणामी कैपिटल R है। अब हम बात करते हैं दो दो बलों की। सबसे पहले देखो, इन सब का परिणामी हमने कैपिटल R लिया है, और अगर हमारे पास में दो से अधिक बल होते हैं तो उनका परिणामी हम जानते हैं, कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम F1 और F2 का देखते हैं। सपोज ये बल है आपके पास में F1, तो F2 को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं हम लोग कि F1 का अंतिम बिंदु और F2 का प्रारंभिक बिंदु संपाती हो जाए। तो ये आप F2 को इस प्रकार से व्यवस्थित कर देते हैं। तो ये वाला जो होता है F1 के प्रारंभिक बिंदु को F2 के अंतिम बिंदु से मिलाने वाला जो बल होगा, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो वेक्टर है ये रिप्रेजेंट करेगा इनके दोनों के परिणामी को, F1 और F2 के, जो कि हमने सपोज क्या मान लिया है, R1। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, माना F1 तथा F2 का परिणामी R1। F1 तथा F2 का परिणामी R1। इसके बाद में जो तीसरा बल है F3 ले लेते हैं हम लोग। सपोज ये आपका तीसरा बल है F3। फिर हम क्या करते हैं, सबका परिणामी निकालने के लिए, इनका दो का आप निकाल चुके होते पहले से ही, तो फिर आप ये जो F3 का अंतिम बिंदु है इसको मिलाते हैं R1 के प्रारंभिक बिंदु से। तो ये जो वेक्टर है जिसको हम R2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा इनके तीनों के परिणामी को, यानी कि हम कह सकते हैं R1 और F3 के परिणामी को रिप्रेजेंट करेगा कौन, F2। तो ये भी हम लिख देते हैं कि R1 व F2 का परिणामी, R1 व F3 का परिणामी R2 है, तथा आगे भी इसी प्रकार, है ना, जैसे हमने लिखा अभी, है R2 परिणामी R2 आ गया। इसके बाद हम देख लेंगे R2 और F4, उनका जो परिणामी है उसको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे R3 से। इस प्रकार से आगे तक चलता रहेगा। अब हम देखना चाह रहे हैं किसी बिंदु के सापेक्ष इन सभी बलों के आघूर्णों का बीजीय योग। तो कोई भी एक बिंदु है, सपोज हमारे पास में O, तो किसी बिंदु O के, ये बिंदु O कुछ भी हो सकता है, तो किसी बिंदु O के सापेक्ष सभी आप बलों के आघूर्णों का बीजीय योग कर रहे हैं हम लोग। तो F1 का आघूर्ण प्लस F2 का आघूर्ण प्लस F3 का आघूर्ण इक्वल टू एंड प्लस, ठीक है, सभी बलों के आघूर्णों का बीजीय योग हमने कर दिया। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक बार पहले इनको दोनों को जोड़ लेते हैं, F1 और F2 को। तो इसको आप ऐसा लिख देते हैं, F1 का आघूर्ण प्लस F2 का आघूर्ण एंड प्लस F3 का आघूर्ण
एंड प्लस, इस प्रकार से चलता रहेगा। अब देखो F1 का आघूर्ण प्लस F2 का आघूर्ण, वेरिगनन प्रमेय से हम लोग जानते हैं दो बलों के आघूर्णों का बीजीय योग उनके परिणामी के आघूर्ण के बराबर होता है। तो यहाँ दो बल हैं F1 और F2, तो इनके आघूर्णों का जो बीजीय योग है ये बराबर होगा इनके परिणामी के आघूर्ण के बराबर। तो F1 और F2 का जो परिणामी है वो हमने यहाँ पर क्या लिया है R1, तो ये बराबर हो जाएगा R1 का आघूर्ण और प्लस इस प्रकार से F3 का आघूर्ण लिख देंगे, ऐड कर देंगे आप लोग इसके अंदर। तो F3 का आघूर्ण, अब हम कर देंगे R1 का आघूर्ण प्लस F3 का आघूर्ण, तो ये बराबर हो जाएगा इनके दोनों के परिणामी के आघूर्ण के बराबर। तो R1 और F3 का आघूर्ण हमने क्या लिया था R2, तो ये बराबर हो जाएगा R2 का आघूर्ण और प्लस ये आगे जो भी था F4 का आघूर्ण। इस प्रक्रिया को हम लोग आगे तक बढ़ाते रहेंगे वेरिगनन प्रमेय को काम में लेकर के। इसके बाद में F4 रहेगा तो R2 प्लस F4 का आघूर्ण इनके दोनों के परिणामी के बराबर होगा, वो आपने R3 मान लिया। तो इस प्रकार से चलता रहेगा। तो लास्ट में जैसे ही सारे बल ऐड हो जाएंगे तो सबका परिणामी क्या बन जाएगा कैपिटल R। इन सबका परिणामी हमने क्या लिया था कैपिटल R। तो इस प्रकार से इसको पूरा जब आप सोल्व करते हैं तो ये बन जाएगा R का आघूर्ण, ओके सापेक्ष R का आघूर्ण। यही हमें प्रूव करना था कि किसी दृढ़ पिंड पर लगे अनेक समतलीय बलों का किसी एक बिंदु के सापेक्ष आघूर्णों का बीजीय योग उनके परिणामी के आघूर्ण के बराबर होगा। अब हम कर रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो सेकंड एग्जाम्पल अपने पास में ABCD एक वर्ग है जिसके भुजा 3 मीटर है। 3, 4, 7 व 9 किलोग्राम बार के बल क्रमवार वर्ग की भुजाओं के अनुदिश लगे हैं। इनके परिणामी का परिमाण, दिशा और क्रिया रेखा की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, सबसे पहले हमें दिया हुआ है ABCD एक वर्ग है, तो सबसे पहले हम लोग एक वर्ग बनाते हैं ABCD। ये अपने पास में एक वर्ग है, ये वर्ग है एक ABC और D। आगे पढ़ी क्वेश्चन को, जिसकी भुजा 3 मीटर है। इस वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है 3 मीटर और इसके 3, 4, 7 व 9 किलोग्राम बार के बल क्रमवार वर्ग की भुजाओं के अनुदिश लगे हैं, क्रमवार लगे हुए हैं। तो सबसे पहले AB के अनुदिश एक बार लगा हुआ है 3 किलोग्राम का। इसके बाद में BC के अनुदिश बार है 4 किलोग्राम। CD के अनुदिश बार है 7 किलोग्राम और DA के अनुदिश जो बार है ये आपके पास में है 9 किलोग्राम। ठीक है, चारों भुजाओं के अनुदिश ये 4 बार आपने लगाए हुए हैं। इनके परिणामी का परिमाण, दिशा और क्रिया रेखा की स्थिति हमें बतानी है। तो परिणामी का परिमाण बताना है, दिशा बतानी है और क्रिया रेखा की स्थिति बतानी है। तो मान लिया इनका परिणामी है R, इन सभी बलों का जो परिणामी है वो क्या है R। और दिशा की अगर बात करें तो दिशा हमने मान ली सपोज इसका जो परिणामी है वो AB के साथ में थीटा कोण पर झुका हुआ है। एक हमें ज्ञात करना है क्रिया रेखा की स्थिति, यानी कि वो परिणामी होगा कहाँ पर, ये हमें बताना है। तो मान लिया कि जो परिणामी है वो BA को आगे बढ़ाने पर इसको किसी बिंदु P पर मिलता है, तो ये इसकी स्थिति हो गई। और जहाँ पर AP इक्वल टू हमने क्या मान लिया X, तो ये है परिणामी R जो कि AB के साथ में कोण बना रहा है थीटा। तो सबसे पहले तो हमें ज्ञात करना है इसका परिमाण। तो देखते हैं, सबसे पहले तो आपने मान लिया कि माना इन बलों का जो परिणामी है वो कैपिटल R है, बलों का परिणामी कैपिटल R है जो AB के साथ में कोण थीटा पर झुका हुआ है, जो AB के साथ थीटा कोण पर झुका है। ठीक है भाई, परिणामी R है जो कि AB के साथ थीटा कोण पर झुका है। अब सबसे पहले हमें ज्ञात करना है परिमाण व दिशा। परिमाण व दिशा ये ज्ञात कर लेंगे हम लोग एक बार। अब परिमाण और दिशा ज्ञात कैसे करेंगे, देखिए
सबसे पहले हम इस आर को ए बी के अनुदिश यानी ए बी की दिशा में और ए बी के लंबवत दिशा में वियोजित कर देंगे। तो आर को ए बी के अनुदिश तथा ए बी के लंबवत दिशा में, ए बी के अनुदिश तथा ए बी के लंबवत दिशा में घटकों में वियोजित करने पर ए बी की दिशा में तथा ए बी के लंबवत दिशा में घटकों में वियोजित करने पर, तो घटकों में वियोजित करेंगे हम लोग। देखते हैं घटकों में वियोजित करेंगे सब आर को आप लोग। सबसे पहला ए बी की दिशा में, तो ए बी की दिशा में आर का घटक देखो भाई क्या बनेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो आर है वो ए बी के साथ कोण बना रहा है थीटा, तो ए बी की दिशा में इसका जो घटक है वो हम लोग कहते हैं आर कोस थीटा, है ना। किसी भी दिशा में घटक हमें देखना हो, चाहे कोई से भी डायरेक्शन में देख रहे हो हम लोग, जिस भी डायरेक्शन में आप लोग घटक देखते हैं उसके साथ में एंगल देख ले, बस उस एंगल की कोज्या कर दीजिए, मतलब कोस कर दीजिएगा, तो वो उसका घटक बन जाएगा। तो यहाँ पर ए बी की दिशा में आप लोग घटक देखना चाह रहे हैं, तो ए बी के साथ में एंगल देखो इसका कितना है, थीटा। इसका मतलब ए बी के डायरेक्शन में इसका जो घटक होगा, कंपोनेंट जो होगा वो आपके पास मिल जाएगा आर कोस थीटा। तो ए बी के डायरेक्शन में इसका आर का जो कंपोनेंट है, घटक है, वो आपके पास मिल जाएगा आर कोस थीटा। अब यहां से देखते हैं हम लोग क्या बनेगा। तो ए बी के डायरेक्शन में देखो, एक तो ये बल है 3 किलोग्राम का, तो 3 कर दीजिएगा, वर्ग था ना ये, इसका मतलब जो सी डी है वो ए बी के समांतर ही होगा। लेकिन यहाँ डायरेक्शन जो है सी डी के, वो देखो सी डी इस ए बी के विपरीत है, तो विपरीत है तो ये जो 7 किलोग्राम है इसको आप कर दोगे माइनस, तो 3 - 7 ये हो जाएगा -4। इसके बाद हम देखेंगे ए बी के लंबवत दिशा में घटक। तो ए बी के लंबवत दिशा में घटक कैसे देखेंगे, वो हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा क्यों करते हैं, क्योंकि ध्यान देना ए बी के लंबवत दिशा में देख रहे हो, तो ये अगर थीटा है तो लंबवत दिशा के साथ में जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, 90 - थीटा। अब एंगल अगर 90 - थीटा हुआ तो कंपोनेंट के लिए, घटक के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, कॉस। तो इस डायरेक्शन में जो घटक होगा, कंपोनेंट आपका जो होगा वो हो जाएगा आर कोस 90 - थीटा, और कोस 90 - थीटा आप जानते ही हैं क्या बन जाएगा, साइन थीटा। तो लंबवत दिशा में जो घटक है ये आपके पास में जाएगा आर साइन थीटा। अब आर साइन थीटा कितना बनेगा देखिएगा। लंबवत दिशा में यहाँ पर 2 बल कार्य कर रहे हैं, देखो एक तो 4 किलोग्राम बिल्कुल ऊपर की तरफ ही है, तो 4 को तो आप पॉजिटिव कर दीजिएगा। उसके बाद में 9 किलोग्राम ये नीचे की तरफ है, तो उल्टा हो ना, विपरीत दिशा में है, तो माइनस कर दो उसको, तो ये आपके पास में जाएगा -5। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं, इसको हम सेकंड कर देते हैं। हमें तो आर ज्ञात करना है, आर ज्ञात करना है तो वर्ग करके जोड़ दो दोनों को। तो 1 व 2 का वर्ग कर जोड़ने पर वर्ग करके जोड़ेंगे, आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। इधर से 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो 16 + 25 कितना हो जाएगा 41, 41। तो ये आपके पास में जाएगा 41, 41। आर स्क्वायर 41 हो गया, तो आर कितना हो जाएगा भाई, √41। आर आपके पास में जाएगा √41, ठीक है। तो ये अपने पास में आ गया परिणामी आर। परिणामी आर हो गया, ये तो आ गया आपके पास में परिमाण आ गया, इसका परिणामी का परिमाण आ गया। अब दिशा देखते हैं हम लोग, डायरेक्शन देखते हैं, यानी थीटा देखना है, दिशा का मतलब थीटा देखना आपको। तो थीटा देखना है तो 2 में 1 का भाग देने पर, 2 में 1 का भाग देने पर, तो 2 में 1 का भाग दीजिए भाई, क्या बनेगा 2 में जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आर तो जाएगा कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो ये टेन थीटा इक्वल टू -5 अपॉन -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/4। देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 5/4। ये आ गई आपके पास में परिणामी की दिशा। तो परिमाण भी हमने ज्ञात कर दिया, दिशा हमने ज्ञात कर दी। इसके बाद हम देखते हैं क्रिया रेखा की स्थिति। तो अब हम देख रहे हैं क्रिया रेखा की स्थिति।
तो क्रिया रेखा की स्थिति देखिएगा, हमने अभी माना है कि जो परिणामी है वो बी ए को आगे बढ़ाने पर बिंदु पी पर मिलता है, जहां ए पी इक्वल टू कितना है एक्स। तो लिख देते हैं हम लोग एक बार इसको। तो माना परिणामी बी ए को आगे बढ़ाने पर, बी ए को आगे बढ़ाने पर बिंदु पी पर मिलता है, बिंदु पी पर मिलता है, और जहां ए पी इक्वल टू क्या लिया हमने एक्स। तो अब हमें एक्स को ज्ञात करना है। एक बार मैं इसको हटा देता हूं। तो ए पी इक्वल टू एक्स अगर हमने ले लिया तो अब देखिएगा इसका मतलब ये हुआ कि जो परिणामी है वो बिंदु पी से गुजर रहा है। इसका मतलब बिंदु पी के सापेक्ष आर का जो आघूर्ण है वो जाएगा 0, क्योंकि आघूर्ण का डेफिनेशन क्या होता है, आघूर्ण कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, किसी भी बल का परिमाण यानी बल का परिमाण और इनटू उस बल की बिंदु पी से लंबवत दूरी। तो आर का आघूर्ण अगर आप लोग देख रहे हैं तो आर का परिमाण और इनटू आर की बिंदु पी से लंबवत दूरी। अब चूंकि आप लोग देख पा रहे हैं कि जो आर है वो बिंदु पी से गुजर रहा है, इसका मतलब आर की पी से लंबवत दूरी क्या हो जाएगी 0, इसलिए आर का पी के सापेक्ष आघूर्ण हो जाएगा 0। और हम जानते हैं किसी भी पिंड पर अगर कई समतलीय बल कार्य कर रहे होते हैं तो सभी समतलीय बलों के आघूर्णों का बीजीय योग उसके परिणामी के आघूर्ण के बराबर होता है। तो आप लोग देख चुके हैं परिणामी का आघूर्ण क्या है 0, इसका मतलब इन सभी बलों के आघूर्णों का बीजीय योग पी के सापेक्ष क्या हो जाएगा 0। तो हम लिख देते हैं इस बात को एक बार, इसलिए पी के सापेक्ष, पी के सापेक्ष सभी बलों के आघूर्णों का बीजीय योग, पी के सापेक्ष सभी बलों के आघूर्णों का बीजीय योग 0 है। तो कर दो इसको 0। देखो तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं, 3 किलोग्राम वाला जो बल है इसका आघूर्ण देखते हैं हम लोग क्या बनेगा। तो बल का जो परिमाण है ये तो 3 किलोग्राम हो गया, और इनटू अब इस 3 किलोग्राम वाले बल की लंबवत दूरी देखनी है आपको पी से। तो इसको जैसे आप लोग पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये जो इस बल की जो क्रिया रेखा थी ये बिंदु पी से गुजर रही है, और बिंदु पी से गुजर रही है, इसका मतलब इसके बिंदु पी से लंबवत दूरी क्या हो जाएगी 0, किसी भी बिंदु की उसी बिंदु से दूरी 0। तो पी से गुजर रही है तो लंबवत दूरी आपके पास में 0 हो जाएगी। उसके बाद में दूसरा जो बल है आपके पास में 4 किलोग्राम का है, तो ये लीजिएगा मैंने 4 कर दिया। अब इस ये 4 किलोग्राम वाला जो बल है इसकी लंबवत दूरी देखनी है पी से। तो ये वर्ग था तो दूरी लंबवत ही है, और देख लो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, आपको दिया हुआ था वर्ग की प्रत्येक भुजा 3 मीटर है, तो 3 मीटर तो ये हो गई, एक्स आपने ये माना, तो टोटल लंबवत दूरी कितनी हो गई 3 प्लस एक्स। तो ये आपके पास में होगी 3 प्लस एक्स। अब साथ ही में हम इसका डायरेक्शन भी देख लेते हैं आघूर्ण का 4 किलोग्राम वाले का, कि डायरेक्शन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो डायरेक्शन अगर आप लोग देखें तो ये डायरेक्शन इस प्रकार से बन रहा है। देखो 4 किलोग्राम वाला जो बल है इसका बिंदु पी के लिए जो डायरेक्शन है वो ऐसा हो रहा है, देखिएगा। तो ये वाला जो डायरेक्शन है कौन सा बना एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रहा है तो आप पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा बल है 7 किलोग्राम का है, तो ये मैंने 7 लिखा है, और इसकी लंबवत दूरी देखनी है बिंदु पी से। तो देखिएगा भाई बिंदु पी से लंबवत दूरी यही होगी ना भाई, ये वाली जो क्रिया रेखा ये बिंदु पी से गुजरी है, देखो ये वाली रेखा, और यहाँ डी से ये इसके ऊपर लंबी है, वर्ग है, इसका मतलब ये लंबी है ना, तो ये बिंदु पी की लंबवत दूरी हो गई आपके पास में। तो ये वर्ग की भुजा के बराबर, जो कि आपको पता है वर्ग की भुजा कितनी है 3 मीटर। तो इस 7 किलोग्राम वाले बल की बिंदु पी से जो लंबवत दूरी है ये आपके पास में होगी 3 मीटर। अब डायरेक्शन देख लीजिएगा इसका भी। तो इसका जो डायरेक्शन है पी के लिए वो देखो, इसका जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार से बन रहा है ना। इसका जो डायरेक्शन है पी की तरफ देखिए, पी की तरफ डायरेक्शन जो है इस प्रकार से आ रहा है, यानी ये वाला भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो पॉजिटिव लेंगे आप लोग। इसके बाद में जो तीसरा बल अपने पास में है ये, हाँ तीसरा जो बल है, चौथा सॉरी, ये 9 किलोग्राम का है, तो प्लस 9, और इसकी लंबवत दूरी देखेंगे हम लोग पी से। तो ये बल 9 किलोग्राम का, ये इसके ऊपर लंबी है, तो लंबवत दूरी कितनी हो गई x, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया आपने x से। अब इसका जो डायरेक्शन है वो देखिए पी की तरफ, इसका जो डायरेक्शन है वो ऐसा बन रहा है, ऐसे आ रहा है ना इसका डायरेक्शन,
यानी कि कौन सा हो गया, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसका मतलब आप यहाँ नेगेटिव लेंगे। और टोटल तो क्या करना है, 0। इसको सॉल्व करके आप x का वैल्यू देख लेंगे, तो ये 3 × 0 क्या हो जाएगा, 0। इसको सॉल्व करिए, 4 × 3 12 हो जाएगा, प्लस 4x हो जाएगा, और प्लस 7 × 3 हो जाएगा 21, माइनस 9x = 0। तो 12 और 21 हो गया आपके पास में 33, और 4x माइनस 9x माइनस 5x है, दूसरी तरफ कर देंगे तो 5x हो जाएगा। तो x आपके पास में आ जाएगा 33/5 मीटर। ये आगे क्रिया रेखा की स्थिति, यानी कि BA को आगे बढ़ाने पर जो रेखा होगी उसको A से 33/5 मीटर की दूरी पर मिलता है। अतः परिणामी BA को आगे बढ़ाने पर A से 33/5 मीटर दूरी पर मिलता है। A से 33/5 मीटर दूरी पर मिलता है। तो इस प्रकार से हमने देखा परिणामी का परिमाण, उसके दिशा और क्रिया रेखा की स्थिति।